मेज ने हवा में एक ब्लेजिंग स्पेल फायर किया। फ्लेम्स सीधे जाकर पर्पल ड्रैगन के विंग से टकराईं और अगले ही सेकंड में ड्रैगन ने ऐसा दर्द भरा रोर मारा कि पूरी बैटलफील्ड गूंज उठी। बैकलाइन से एक आवाज आई, बसा, स्पीड बूस्ट एक्टिवेट करो अभी। बसा, गोल्डन टाइम गिल्ड का ए रैंक शामन, बिना टाइम वेस्ट किए स्पेल कास्ट करने लगा। लाडिश, फायर मैजिक प्रेशर बनाए रखो। वही आदमी फिर चिल्लाया। लाडिश, जो गोल्डन टाइम का ही ए रैंक मेज था, लगातार फायर स्पेल्स बरसाता रहा, जैसे मना कभी खत्म ही नहीं होने वाला। और फिर थी साकी, एस क्लास थर्ड एस सोर्ड्समैन। उसके हाथ में सेवियर्स सोर्ड थी जो हल्की सी चमक रही थी, जैसे खुद बोल रही हो, बस मेरी बारी आने दो। उसे साफ इंस्ट्रक्शन मिला था, ओपनिंग का वेट करो और फाइट को वहीं खत्म कर दो। सबको कमांड्स देने वाला था कुनान, गोल्डन टाइम का एस रैंक मैजिक सोर्ड्समैन। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर वर्ड में अथॉरिटी साफ झलक रही थी। आखिरी इंस्ट्रक्शन यूकी को मिला, पीछे रहो, हिडन रहो। यूकी बस एक फ्रैंक था, नो क्लास, नो अफिलिएशन। उसके शोल्डर्स पर एक मैसिव बैकपैक टंगा था जो देखकर लग रहा था कि उसके अंदर पूरी शॉप भरी हो। अटैक एक साथ शुरू हुआ। बासा, लडिश और कुनान ने सेम टाइम पर ड्रैगन पर धावा बोला। स्पेल्स और सोर्ड स्ट्राइक्स बिना रुके चलते रहे। ड्रैगन को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। तभी सिकी ने वो परफेक्ट मोमेंट देख लिया। उसकी आंखें शार्प हुईं और उसने अपना स्किल एक्टिवेट किया। स्किल का नाम था ल्यूमिनस स्लैश। एक ब्लिंक के अंदर ड्रैगन के बॉडी के कई हिस्सों पर कट्स पड़ चुके थे। ड्रैगन ने एक आंख हिरी कमजोर सा रोर निकाला और फिर भारी आवाज के साथ जमीन पर क्रैश हो गया। फाइट खत्म हो चुकी थी। यूकी दूर खड़ा ये सब देख रहा था, आंखें फटी की फटी रह गईं। एस रैंक फाइटर्स सच में अलग लेवल के थे। एक ड्रैगन को उन्होंने ऐसे गिराया जैसे कोई डेली चोर हो। डंजन डिजास्टर को आए डिकेड्स बीत चुके थे जब डंजन्स और एडवेंचरर्स इस दुनिया में अचानक आ गए थे। फिर भी ह्यूमैनिटी आज तक सारे डंजन्स क्लियर नहीं कर पाई थी। उल्टा निग्लेक्टेड और अनडिस्कवर्ड डंजन्स बार बार डंजन ब्रेक कॉज कर रहे थे और सोसाइटी के लिए सीरियस प्रॉब्लम बन चुके थे। सिचुएशन और भी खराब इसलिए थी क्योंकि बहुत से एडवेंचरर्स सिर्फ मनी के लिए मॉन्स्टर्स हंट करते थे। डंजन क्लियर करने की जिम्मेदारी लेने को कोई रेडी नहीं था। बस कुछ ही हीरोज थे जो असली खतरा समझते थे और पूरी पार्टी के साथ फुल कंप्लीशन की तरफ बढ़ते थे। ये पार्टी भी उन्हीं में से एक थी। अचानक किसी ने यूकी के बैकपैक पर जोर से थप्पड़ मारा। ओए लागूस कैरियर, बसा की आवाज आई। पोटियन निकाल अभी। यूकी घबरा गया और जल्दी जल्दी बैग में हाथ डालने लगा। तभी लोतिश हंसा और बोला, कमाल है, हम फ्रंट लाइन पर जान रिस्क कर रहे हैं और ये बस बैग उठाकर घूम रहा है। बासा ने भी ताना मारा, सकी से जान पहचान है, ये तो पता था, लेकिन इतना छोटा फ्राई साथ आ जाएगा ये नहीं सोचा था। उनकी नजरों में यूकी बस लोवेस्ट रैंक रूकी था, ऑलमोस्ट नो मना, स्लो मूवमेंट और ओवरऑल टोटली यूजलेस। तभी कुनान ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि दोनों वहीं फ्रीज हो गए। इनफ, उसने कहा, याद रखो हम एस रैंक एस्टिमेटेड डंजन के अंदर हैं। उसकी एक लाइन ने पूरा माहौल फिर से सीरियस बना दिया। ये जगह आइडल चैटर के लिए नहीं थी। बासा और लोटिश दोनों ने तुरंत अपॉलॉजी दी। इसके बाद कुनान ने यूकी की तरफ देखा और काल्म लेकिन फर्म टोन में बोला कि अपनी रोल को सीरियसली ले और अपना काम ठीक से करे, क्योंकि वो अभी भी पार्टी का मेंबर है। यूकी ने सीधा जवाब दिया, यस सर। इसके बाद सब और गहराई में डंजन के अंदर बढ़ गए। चलते चलते यूकी को लगा कि कुनान सही कह रहा था। उसे समझ आ गया कि एक एडवेंचरर के लिए जिस अवेयरनेस की जरूरत होती है उसमें वो अभी काफी पीछे है। टॉप टियर एडवेंचरर्स को फाइट करते देख वो थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। मन में आया कि वो बोले, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसी पल उसे उनके और अपने बीच का मैसिव गैप साफ दिख गया। उसके पास तो अभी क्लास तक नहीं थी, फिर भी कहीं ना कहीं दिल में ये इच्छा पक्की हो गई कि एक दिन वो भी ऐसा एडवेंचरर बनेगा। सोचों में खोया यूकी अलर्ट रहना भूल गया। तभी साकी ने उसे नोटिस किया और वार्निंग दी। उसने कहा कि एडवेंचर के दौरान ऑब्जेक्टिव से नजर हटाना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। उसकी आवाज हेवी हो गई जब उसने कहा, मैं अब किसी और फैमिली मेंबर को खोना नहीं चाहती। यूकी का दिल बैठ सा गया। वो भी ऐसा लॉस दोबारा कभी फील नहीं करना चाहता था। 2 साल पहले की बात थी। यूकी ने टीवी पर न्यूज देखी थी जब उनके डिस्ट्रिक्ट में डंजन ब्रेक हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे, लेकिन सर्वाइवल को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बताया जा रहा था। रिसेंट ईयर्स में डंजन डिजास्टर्स एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुके थे। यूकी और साकी दोनों एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए थे। एडवेंचरर्स को देखकर इंस्पायर हुए और उसी ड्रीम को चेस करने के लिए ऑर्फनेज छोड़ दिया। लेकिन जिस घर में उन्हें वापस लौटना था
और ऑर्फनेज में रहने वाले सारे लोग डंजन ब्रेक में सब खत्म हो गए थे। उस ट्रेजेडी ने यूकी के अंदर कुछ हार्ड कर दिया था। उसने मन ही मन डिसाइड किया था कि ऐसे डिजास्टर्स को दोबारा होने से वो रोकेगा, चाहे कुछ भी हो। उसे ये नहीं पता था कि कोई उसे बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा था। वो किसी और के प्लान का फाइनल पीस था। अचानक उसके सेंसेस से कुछ अजीब सा टकराया। अनसेटलिंग फीलिंग थी, जैसे कोई उसे छूकर निकल गया हो। वो समझ पाता उससे पहले ही उनके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल दिखाई दिया। टेलीपोर्टेशन ट्रैप। कुनान ने जोर से चिल्लाया, ब्रेस योरसेल्व्स। ट्रैप सेट करने वाले लोग यूकी के अराइवल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो सेफली लैंड तो हो गए, लेकिन एक नजर में सब क्लियर हो गया। उन्हें सीधे बॉस रूम में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। कुनान ने बिना एक सेकंड गंवाए ऑर्डर दिया, सर्कल फॉर्म करो, पेरीमीटर सिक्योर करो। साथ ही उसने यूकी से कहा कि रिटर्न आइटम रेडी रखे। सकी को कुछ गलत महसूस हुआ। जमीन पर पड़ा खून का एक पडल उबलने लगा और उसी में से धीरे धीरे एक फिगर बाहर आने लगी। वो एक आदमी था जिसने बटलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इंस्टिंक्टिवली सबको लगा डीमन किंग। डीमन किंग का टाइटल्स सिर्फ एस क्लास डंजन बॉसेस के लिए होता था, सबसे वाइल्ड और डेंजरस बीइंग्स। लेकिन सामने खड़ा आदमी उस लेबल से ऑलमोस्ट ऑफेंडेड लग रहा था। साकी ने अटैक कर दिया। कुनान ने हाथ घुमाया और हवा में एक आइस जैवलिन फॉर्म हो गया। उसने टाइमिंग सेट की, रेडी था एनिमी पर आइस रेन बरसाने के लिए। उसी पल साकी डिस्टेंस क्लोज कर चुकी थी। परफेक्ट रेंज में पहुंचते ही उसने फिर से लुमिनस स्लैश अनलीश किया, लेकिन सामने वाला आदमी हिला तक नहीं। उसने आराम से हर अटैक ब्लॉक कर दिया, जैसे ये सब उसके लिए वार्म अप हो। हल्की सी इरिटेशन के साथ वो बोला, आजकल के यंग लोग मैनर्स नाम की चीज भूल ही गए हैं और इग्नोरेंस तो जैसे बोनस में मिली हो। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि आसपास और फिगर्स अपीयर होने लगे। मेड यूनिफॉर्म्स में लड़कियां, एक एल्फ, एक बीस्टकिन और भी अजीब सिलुएट्स। अचानक कुनान जोर से पीछे की तरफ उड़ गया। पॉइंटेड एल्फ ईयर्स वाली एक वुमन ने मैजिक कास्ट किया और ठंडे टोन में बोली, टारगेट के साथ ये अननेसेसरी एक्स्ट्रास भी घुस आए हैं, अनोइंग है। अगले ही पल एक मॉन्स्टर सीधा बासा के सामने आ गया। बीस्टकिन ने एक ब्रूटल किक मारी और बासा हवा में उछलकर दूर जा गिरा। लोटिश शॉक में फ्रीज हो गया। दिमाग रिएक्ट करता उससे पहले ही उसके पीछे मैजिशियन हैट पहना हुआ एक आदमी खड़ा था। तभी जमीन पर एक और मैजिक सर्कल बना। एक काल्म, ऑलमोस्ट बोर्ड आवाज आई, ये खेल खेलने का टाइम नहीं है। सर्कल से कोई बाहर निकला। सबकी नजरें वहीं टिक गईं। ट्रू डीमन किंग आ चुका था। उसकी प्रेजेंस अलोन से ही हवा भारी हो गई। प्रेशर इतना इंटेंस था कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। यूकी उसे देखकर स्टन्ड रह गया। डीमन किंग ने टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज की और सीधा यूकी की तरफ देखा। उसी सेकंड उसके सारे सबऑर्डिनेट्स घुटनों पर बैठ गए, परफेक्ट लाइन में, एब्सोल्यूट सबमिशन के साथ। कुनान समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये सब वाइप आउट होने वाले हैं। उसने डेस्परेटली कोई ओपनिंग ढूंढने की कोशिश की, सर्वाइवल का कोई भी चांस। टेंशन इतना थिक था कि जैसे हवा भी चुभ रही हो। यूकी ने भी वही महसूस किया और उसने डिसाइड कर लिया, ये ऐसे खत्म नहीं होगा। उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपने बैकपैक में हाथ डाला। उसे एग्जैक्टली पता था क्या करना है। उसने एक आइटम निकाला और बटन प्रेस कर दिया। जमीन पर मैजिक सर्कल बना। रिटर्न सीक्वेंस एक्टिवेट हो चुका था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5। यूकी आगे बढ़ा, जानबूझकर डेमन किंग का अटेंशन अपनी तरफ खींचा और साफ आवाज में बोला, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। डेमन किंग की आंखों में इंटरेस्ट चमका। लॉटिश घबरा गया। अगर यूकी और आगे गया तो वो रिटर्न रेंज से बाहर हो जाएगा। साकी उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन कुनान ने उसे पकड़ लिया और पीछे की तरफ स्प्रिंट कर गया। वो समझ चुका था यूकी क्या कर रहा है। काउंटडाउन गिरा। 3। अब कुनान और साकी यूकी से काफी दूर थे। साकी छटपटाई, चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? यूकी ने पीछे देखा, डिस्टेंस कंफर्म किया। प्लान परफेक्टली काम कर रहा था। बीस्टकिन ने यूकी पर झपट्टा मारा। डीमन किंग ने गहरी नजर से उसे देखा और पूछा, तुम क्या प्लॉट कर रहे हो? काउंटडाउन पहुंचा। 2। यूकी मुस्कुराया, ऑब्वियस नहीं है। उसने मैजिक आइटम हवा में फेंक दिया। काउंटडाउन गिरा। 1। सबने सांस रोक ली। मैं डेमन किंग को हराऊंगा, यूकी ने डिक्लेयर किया। फ्लैश, आइटम कुनान के हाथ में आ गया। कुनान ने उसकी तरफ देखा और पहली बार हल्की सी स्माइल दी। मैग्निफिसेंट डिसीजन, उसने कहा। काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। एडवेंचर्स के पैरों के नीचे बना मैजिक सर्कल तेजी से चमक उठा, इतना ब्राइट कि आंखें चुभने लगीं। साकी ने डेस्परेशन में यूकी का नाम चीख कर पुकारा, क्योंकि वो साफ समझ चुकी थी सब लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे सिवाय उसके। यूकी को अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने अपना फैसला एक्सेप्ट कर लिया था। पीछे से साकी की चीखें गूंजती रहीं और फिर एक पल में सब गायब हो गए।
बॉस रूम में अब सिर्फ यूकी और डीमन किंग बचे थे। डीमन किंग ने उसे देखा और ऑलमोस्ट कैजुअली पूछा, तो यही तुम्हारा तरीका था मुझे डिफीट करने का? यूकी ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ। उसने कहा कि उसने खुद से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल लोगों को बचाया है, हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स। अगर वो जिंदा वापस गए तो एक दिन वो डंजन को जरूर कॉन्कर करेंगे। ह्यूमैनिटी के लिए वही बेस्ट चांस था। फिर भी उसके दिल में एक गिल्ट चुभ रहा था, साकी को पीछे छोड़ देने का गिल्ट। डीमन किंग ने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए अपनी लाइफ फेंक देना, ऐसी मैडनेस वाकई स्पेक्टेकुलर होती है। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी यूकी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं तुम्हें एक डील ऑफर करता हूँ। यूकी चौंक गया। डील? डीमन किंग ने कामली कहा कि उसने सही सुना है। वो चाहता था कि यूकी उनके साथ ज्वाइन करे, डंजन्स कॉन्कर करने में उनकी मदद करे। यूकी का दिमाग घूम गया। मॉन्स्टर्स डंजन्स क्लियर करेंगे? उसने पूछा। क्यों? डीमन किंग ने एक्सप्लेन किया कि उसके काइंड को हमेशा डेंजर में रहना पड़ता है क्योंकि ह्यूमंस डंजन्स कॉन्कर करते रहते हैं। यूकी ने जवाब दिया कि ह्यूमंस भी तो उसी खतरे में जीते हैं। इस पर डीमन किंग ने पॉइंटेड टोन में कहा, अगर ह्यूमंस डंजन्स में आना बंद कर दें तो मॉन्स्टर्स को बाहर आकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। उसने आगे बताया कि ये डंजन शुरू से ही एस रैंक क्लासिफाई किया गया था। इन्वेस्टिगेशन फेज में भी इसे डेडली माना गया था। फ्यूचर लॉसेस रोकने के लिए डंजन को और स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी था और उसके लिए उन्हें दूसरे डंजन बॉसेस को डिफीट करके उनकी इमेंस मैजिकल पावर अब्सॉर्ब करनी होगी। उसकी आवाज थोड़ी हैवी हो गई। उसने कहा कि वो अब अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ हुई ट्रेजेडी को दोबारा होने नहीं दे सकता। ट्रेजेडी, ये वर्ड यूकी के दिमाग में अटक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि डीमन किंग उससे इतना अलग नहीं है। वो भी फैमिली के लिए फाइट कर रहा था। यूकी समझ गया कि इस प्लान का मतलब दूसरे डंजन्स की सैक्रिफाइस था। डीमन किंग ने इसे ओपनली एडमिट किया। उसने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो वो ह्यूमंस के साथ कोऑपरेट करने को भी रेडी है। मैं जो भी करता हूँ अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए करता हूँ, उसने कहा। ये नेचुरल है। यूकी ने सिर झुका लिया। वो इस फीलिंग को समझता था, फैमिली के लिए कुछ भी करना, यहाँ तक कि मर जाना भी। उसने धीरे से पूछा, अगर तुम स्ट्रॉन्ग बन गए तो क्या तुम ह्यूमंस को मारना बंद कर दोगे? सिर्फ उन्हें दूर भगा दोगे? डीमन किंग ने जवाब दिया कि मॉन्स्टर्स अपनी डंजन से बाउंड होते हैं। अगर वो इतने पावरफुल बन जाएं कि ह्यूमंस हैंडल ही ना कर सकें तो ह्यूमंस खुद ही आना बंद कर देंगे। यूकी चुप हो गया। उसके मन में बस एक सवाल था, क्या वो सच में उस पर भरोसा कर सकता था? डीमन किंग ने बिल्कुल काल्म वॉइस में कहा, अगर तुम रिफ्यूज करोगे तो तुम अभी मर जाओगे और फ्यूचर में अनगिनत ह्यूमंस भी तुम्हारे साथ मरेंगे। ये सुनकर यूकी चुप हो गया। उसे पता था कि एक दिन कुनान और बाकी लोग वापस आएंगे इस डंजन को कॉन्कर करने के लिए, लेकिन अगर कुछ बदला नहीं तो कैजुअलिटीज रुकने वाली नहीं थी। एक ट्रेजेडी के बाद दूसरी ट्रेजेडी आती ही रहेगी। यूकी ने काफी देर तक सोचा, हर पॉसिबल आउटकम दिमाग में घुमाया और फिर उसने अपना फैसला कर लिया। मैं हेल्प करूंगा, उसने कहा। अगले ही पल डीमन किंग ने बिना वार्निंग उसका हाथ पकड़ लिया। यूकी ने फर्म आवाज में कहा, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं ये ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा हूँ। डीमन किंग की आंखों में सेटिस्फैक्शन दिखा। उसे यूकी का रिजॉल्व पसंद आया। उसी पल से यूकी उनका कोलैबोरेटर बन गया। फिर भी यूकी के मन में डाउट था, क्या सच में वो इसके लिए सूटेबल था? आखिर उसके पास कोई क्लास ही नहीं थी। लेकिन आयरनी यही थी, मॉन्स्टर टैमर वो क्लास सिर्फ उन्हीं के लिए थी जिनके पास कोई जॉब नहीं होती। कई लोगों ने उसे ग्रीडी नजरों से देखा था, हंसते हुए बोले थे कि इतना इनकॉम्पिटेंट ट्रैश मॉन्स्टर्स के लिए परफेक्ट टूल होगा। लेकिन यूकी का इरादा बिल्कुल साफ था, वो टूल नहीं बनेगा, वो मॉन्स्टर्स को टेम करेगा। डीमन किंग ने समझाया कि उन्हें दूसरे डंजन्स में एंटर करने के लिए समन होना पड़ेगा और उसके लिए एक कोलैबोरेटर चाहिए जो मॉन्स्टर टैमर हो। मॉन्स्टर टैमर बनने की पहली कंडीशन थी ब्लैंक जॉब फील्ड और दूसरी किसी मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना। ये मैंडेटरी था। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के 3 तरीके थे। पहला, मॉन्स्टर से फाइट करके उसे डिफीट करना। दूसरा, उसे समझना, कम्युनिकेट करना। यूकी ने पूछा, तीसरा? डीमन किंग की एक्सप्रेशन बदली। फोर्स। अचानक उसने टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज की। यूकी दर्द से चिल्ला उठा, ये क्या कर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। तभी एक स्क्रीन उसके सामने अपीयर हुई। डीमन किंग उस स्क्रीन के थ्रू सब कुछ देख सकता था जो यूकी देख रहा था। उसी पल यूकी को समझ आ गया, उसकी हर एक्शन एक्सपोज्ड होगी। बिट्रेयल का कोई ऑप्शन नहीं था। डीमन किंग पहले से तैयार था, मतलब साफ था, यूकी किसी से हेल्प नहीं मांग सकता। ये रास्ता उसे अकेले चलना होगा। डीमन किंग ने उंगली स्नैप की। उनके नीचे मैजिक सर्कल बना। प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुके थे। अब टाइम आ गया है, डीमन किंग ने कहा, तुम्हें सरफेस पर भेजने का। यूकी घबरा गया। रुको, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन डीमन किंग ने उसकी बात काट दी।
किसी भी डंजन में डाइव करो, जब सही टाइम आए मुझे समन करना, सब कुछ वहीं रिजॉल्व होगा। यूकी को अभी भी समझ नहीं आया कि सही टाइम का मतलब क्या था। वो पूछना चाहता था लेकिन उससे पहले ही दुनिया घूम गई। अगले ही पल वो डंजन एंट्रेंस पर खड़ा था, वहीं जहां बाकी एडवेंचरर्स जमा थे। साकी शॉक में फ्रीज हो गई, उसके आंसू एकदम थम गए और सामने यूकी को जिंदा देखकर वो कुछ सेकंड्स तक हिल भी नहीं पाई। यूकी ने ऑकवर्ड सा हाथ हिलाया, जैसे बोले बिना बोले कह रहा हो, हाय। अगले ही पल साकी दौड़कर उसके पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से रोते हुए। पास ही बासा ने कुनान की तरफ देखा, जैसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा हो, लेकिन कुनान बस सिर हिला पाया क्योंकि उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन यूकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस गया और अकेले डंजन कॉन्कर करने की परमिशन मांगी, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसे रेजिस्टेंस मिल गया। स्टाफ ने उसे कामली बताया कि रीसेंट टाइम में डंजन एक्टिविटी का फोकस क्लियरिंग पर नहीं रहा। ज्यादातर एडवेंचरर्स अब सिर्फ पैसे के लिए डंजन्स में एंटर कर रहे हैं और यूकी जानता था कि ये बात लगभग सब पर अप्लाई होती है, एस रैंक को छोड़कर। इसी वजह से डंजन आउटब्रेक्स बढ़ रहे थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि गिल्ड इस सच को कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बिहेवियर से होने वाली स्टैग्नेशन को रोकने के लिए डिस्कवर्ड डंजन्स पर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स और एंट्री रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। वुमन ने उसे एक इंफोग्राफिक दिखाया और बताया कि डंजन कॉन्क्वेस्ट में प्रोग्रेस के अलावा एडवेंचरर की कंट्रीब्यूशन रेटिंग सिर्फ गिल्ड का ट्रस्ट अर्न करने से ही बढ़ सकती है और अगर कोई वेरीफाइड पार्टी का हिस्सा नहीं है तो गिल्ड उसकी कंट्रीब्यूशन कंफर्म नहीं कर सकता। इसी वजह से बिना पार्टी बनाए अचानक सोलो डाइव करने जैसी एक्शंस टॉलरेट नहीं की जाती। यूकी ने बात समझ ली, क्योंकि अगर कोई सच में डंजन क्लियर करना चाहता है तो अकेले जाने की कोई वजह नहीं होती। सोलो डाइवर्स अक्सर डेस्परेट लोग होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं और जैकपॉट की उम्मीद करते हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि वो सिर्फ एफ रैंक डंजन रिक्वेस्ट कर रहा है और उसका गोल लेवल अप करना है, जिस पर वुमन ने समझदारी से सिर हिलाया और उसे एफ रैंक डंजन लैबिरिंथ ऑफ साइलेंस असाइन कर दिया, जहां मॉन्स्टर रिपोर्ट्स बहुत कम थे और रूकीज के लिए सेफ माना जाता था। स्टाफ उसे डंजन तक ले गई, गेट अनलॉक किया और बताया कि इमरजेंसी में एक बटन प्रेस करने से हेल्प आ जाएगी। यूकी को सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट तो लगी, लेकिन अननेसेसरी नहीं, क्योंकि ये एक नेग्लेक्टेड डंजन था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज आई, नेग्लेक्टेड डंजन क्या होता है? और यूकी ऑलमोस्ट उछल पड़ा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई सीधे उसके हेड के अंदर बोलेगा। उसने पूछा कि क्या ये डीमन किंग की स्किल है, तो काम जवाब आया कि ये उसकी खुद की स्किल है, क्योंकि मॉन्स्टर टैमर के लिए मॉन्स्टर्स से कम्युनिकेशन बेसिक होती है। यूकी को ये बिल्कुल नहीं पता था। ये पहली बार था जब उसने कोई स्किल यूज की थी, एक पैसिव स्किल जो कन्वीनियंट थी लेकिन थोड़ी अनसेटलिंग भी। डंजन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए यूकी ने एक्सप्लेन किया कि निग्लेक्टेड डंजन वो होता है जिसमें ना प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, ना मेंटेनेंस और ना ही रेगुलर कॉन्क्वेस्ट, और ऐसे डंजन्स को लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि असल में यही इग्नोरेंस सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। डंजन्स इतने ज्यादा हो चुके थे कि प्रॉपर रिस्पॉन्स देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और अगर कोई डंजन रिसोर्सेज से रिच होता तो एडवेंचरर्स प्रॉफिट के लिए वहीं टूट पड़ते और तब जाकर रूल्स और मेजर्स लागू किए जाते। डीमन किंग ने इसे सिंपल वर्ड्स में समराइज किया, ये डंजन ह्यूमंस द्वारा अबैंडन कर दिया गया था, इसलिए उसे लगा कि अंदर मॉन्स्टर्स पीसफुली ब्रीड कर रहे होंगे। यूकी ने ऐड किया कि अगर मॉन्स्टर रिप्रोडक्शन डंजन की लिमिट से ज्यादा हो जाए तो डंजन कोलैप्स भी कर सकता है। उसे ये भी नोटिस हुआ कि अंदर मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वीक डंजन होने के बावजूद कुछ तो गलत लग रहा था। अचानक जमीन हिली और किसी ने चिल्लाकर कहा, भागो! एक आदमी और एक औरत उसके पास से दौड़ते हुए निकले। उनकी आंखों में प्योर टेरर था और उनके पीछे था डंजन बॉस, एक मैसिव स्लाइम। यूकी शॉक में उसे देखता रह गया। डीमन किंग ने तुरंत समझ लिया, जब ह्यूमंस आना बंद कर देते हैं तो मॉन्स्टर्स कैनिबलिज्म पर उतर आते हैं, और यही वजह थी कि मॉन्स्टर्स कम थे और वो स्लाइम इतना ह्यूज बन चुका था। यूकी ने उन्हें एक एलीवे की तरफ गाइड किया, लेकिन स्लाइम बहुत तेजी से उनके पीछे आ रहा था। डिस्टेंस कम होने लगी और तभी वो वुमन होप खोने लगी। उसकी स्ट्रेंथ जवाब दे रही थी। वो लड़खड़ाई और अगले ही पल स्लाइम ने उसे पकड़ लिया। उसका शरीर स्लाइम के अंदर समा गया, जैसे वो उसमें डूब रही हो। यूकी ने तुरंत डीमन किंग लिबर से पूछा कि समन होने के बाद क्या वो उसे बचा सकता है, लेकिन जवाब साफ था, इम्पॉसिबल। समनिंग का आफ्टर शॉक ही स्लाइम और उसके अंदर मौजूद सब कुछ को उड़ा देगा। ये सुनकर यूकी समझ गया कि वो ऑप्शन काम का नहीं है।
वुमन स्लाइम के अंदर तड़प रही थी, जैसे सांस लेने की कोशिश कर रही हो। तभी यूकी के दिमाग में एक आइडिया आया और बिना सोचे उसने खुद को सीधे स्लाइम के अंदर झोंक दिया। डीमन किंग अम्यूज्ड था, एग्जैक्टली जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। यूकी अपनी बॉडी की कीमत पर भी किसी को बचाने से पीछे नहीं हटेगा। स्टिकी विस्कस मैस के अंदर यूकी तैरता हुआ उस वुमन तक पहुंचा। उसे पकड़ते ही उसे समझ आ गया कि अब समन करने का टाइम है। वायलेंट एनर्जी बर्स्ट हुआ और लिबर के हाथ मैनिफेस्ट होने लगे। लिबर ने उसे अपनी पावर यूज करने की परमिशन दी। समनिंग के बीच यूकी के मुंह से खून निकल आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। उसके पीछे लिबर की होलोग्राफिक इमेज दिखाई दी, जिसने कहा, ब्रेक मत होना। लिबर ने मैजिक सर्कल क्रॉस करने की कोशिश की और एक फिंगर आगे बढ़ाई और वो खुद भी सरप्राइज था। फुल पावर पर यूकी बस इतना ही कर पा रहा था। वीक था, लेकिन इस लेवल के एनिमी के लिए इनफ। लाइबर की उंगलियों के सिरों पर पावर गैदर होने लगी और फिर यूकी ने कैओटिक डॉन कास्ट किया। एक डिवास्टेटिंग बीम स्लाइम पर आकर टकराया और जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। उसी पल यूकी को एहसास हुआ कि वो पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग थी। वो पूरी तरह से डिजास्टर था। सामने जो भी था सब वाइप आउट हो चुका था। वुमन को होश आया तो वो कांपते हुए बस इतना बोल पाई कि ये सब टेरिफाइंग था। तभी उस आदमी की नजर यूकी पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी आंखों और मुंह से खून बह रहा है। वो घबरा गया और बोला कि जल्दी बाहर चलो, उसकी हालत क्रिटिकल लग रही है। तभी यूकी को भी एहसास हुआ कि उसका कंडीशन कितना खराब है। उसकी विजन ब्लर होने लगी और अगले ही पल वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। कुछ दिन बाद एंडलेस एबिस डंजन के अंदर यूकी ने लिबर को बताया कि उसका पहला रैंक अप तब हुआ था जब वो अनकॉन्शियस था। हॉस्पिटल में उसे नोटिफिकेशन मिला था। उसने ये भी बताया कि उसने उन दो एडवेंचरर्स को डरा दिया था, फिर भी उन्होंने उसे बाहर निकाला और पूरी घटना गिल्ड को प्रॉपर्ली रिपोर्ट की। लिबर ने पूछा कि वो इतना डाउन क्यों लग रहा है और कैजुअल टोन में टोस्ट करने का ऑफर दे दिया। यूकी समझ नहीं पाया क्यों। उसे लगा उसने तो बस समन ही किया था और ये सोचकर उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यही उसकी लिमिट है। लिबर ने कामली समझाया कि उस मोमेंट में यूकी ने सामने पड़ी एक लाइफ को अबैंडन नहीं किया, बल्कि बिना हेजिटेशन एक अलग पॉसिबिलिटी को पकड़ लिया और उसे वही स्ट्रेंथ पसंद आई। उसने वाइन ग्लास बढ़ाया, यूकी ने उसे लिया और थैंक्स कहा। लाइबर ने एडमिट किया कि हर बार समन में यूकी का ऑलमोस्ट मर जाना उसे परेशान करता है, इसलिए उसने किसी और से इंट्रोड्यूस कराया, एल्विना नाम की अनडेड मेड। यूकी ने नोटिस किया कि वो कितनी काल्म और कंपोज्ड थी और एल्विना ने मजाक में कहा कि फर्स्ट साइट में प्यार हो जाना ट्रबलसम होगा क्योंकि उसके पास पल्स ही नहीं है। लेकिन उसकी अनडेड जोक बिल्कुल लैंड नहीं हुई। यूकी को चिंता हुई कि वो ठीक रहेगी या नहीं, तो लाइबर ने अश्योर किया कि वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। एल्विना ने प्राउडली कहा कि वो रिलेटेबल और अप्रोचेबल मेड बनना चाहती है। तय हुआ कि पहले यूकी का लेवल बढ़ाया जाएगा ताकि वो लीबर को प्रॉपर्ली समन कर सके। तभी कुछ बर्निंग क्रीचर्स उनकी तरफ आए और एल्विना ने बस कैजुअली उन्हें पंच कर दिया। हर थ्रेट इंस्टेंट खत्म। यूकी को तब एहसास हुआ कि वो कितनी एब्सर्डली स्ट्रांग है। वो ई रैंक डंजियन डेन ऑफ द बर्निंग वंस के अंदर थे और एल्विना उसके चारों तरफ घूमते हुए खुद को कैपेबल मेड डिक्लेयर कर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे ऑर्फनेज की एक बच्ची अटेंशन पाने के लिए किया करती थी, जिससे यूकी को नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। लेकिन वो फीलिंग ज्यादा देर नहीं रही क्योंकि अचानक लेवल अप नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई जो उसे ऑलमोस्ट पागल कर देने वाली थी और एल्विना हैरान थी कि कोई लेवलिंग अप को अनोइंग कैसे मान सकता है। एल्विना ने हंसते हुए कहा कि क्या ये कोई लिविंग जोक है, और उसी बीच वो लोग डंजन के और भी डार्क हिस्से में पहुंच गए। चलते चलते यूकी ने नोटिस किया कि वो एल्विना को लिबर के मुकाबले काफी ज्यादा देर तक समन रख पा रहा था, जिस पर एल्विना ने कामली एक्सप्लेन किया कि लिबर बस बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसे समन करने के लिए माना रिक्वायरमेंट इतनी मैसिव है कि समनिंग आधे में ही टूट जाती है। यूकी को ये बात तुरंत समझ आ गई क्योंकि वो लाइबर की पूरी बॉडी तो छोड़ो, बस फिंगर टिप्स ही समन कर पाया था। एल्विना ने कंक्लूड किया कि कंपैरिजन में वो बजट फ्रेंडली है, इतनी कि यूकी का माना उसे इजीली सस्टेन कर सकता है, जिस पर यूकी ने ऑनेस्टली कहा कि वो रिलायबल है। और ये सुनते ही एल्विना हल्की सी ब्लश कर गई। उसी पल यूकी को एहसास हुआ कि समनिंग सिर्फ रॉ पावर का गेम नहीं है, एफिशिएंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तभी उनके सामने एक सील्ड डोर आया और यूकी सोच ही रहा था कि अंदर कैसे जाएंगे। एल्विना ने आर्म्स स्ट्रेच की और डोर पर पंच मार दिया। डोर चकनाचूर हो गया और उसने कैजुअली कहा कि वो बस नॉक कर रही थी।
दूसरी तरफ एक वॉरियर पहले से वेट कर रहा था। उसके हाथ में फ्लेमिंग सोर्ड थी, लेकिन यूकी ने इंस्टेंटली नोटिस किया कि उस फ्लेम में कुछ अलग था। उसने बिना सोचे डैगर फेंका और ब्लेड को एल्विना तक पहुंचने से पहले डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर भी फ्लेम की एक हल्की सी लकीर एल्विना के चीक को छू गई और उसकी स्किन पर क्रैक्स फैलने लगे। यूकी ने घबराकर पूछा कि वो ठीक है या नहीं, तो एल्विना ने उल्टा पूछा कि उसने होली एट्रीब्यूट फ्लेम्स कब नोटिस किए, और यूकी ने जवाब दिया कि वो डंजन की बाकी फायर से अलग दिख रही थी, बिल्कुल साकी की लाइट जैसी। एल्विना ने एक्सप्लेन किया कि होली फ्लेम्स अनडेड की नेचुरल एनिमी होती हैं, और मजाक में कहा कि इससे उसका हार्ट रेस करने लगा, भले ही उसका हार्ट कब का रुक चुका हो। जिस पर यूकी ने सख्ती से कहा कि अभी जोक्स का टाइम नहीं है और रिट्रीट करने को कहा। लेकिन तभी वॉरियर ने फायर सर्कल सैंक्चुरी एक्टिवेट कर दिया। एल्विना समझ गई कि डंजन बॉस लीबर जैसा है, वो उन्हें एस्केप नहीं करने देगा। यूकी ने सोचा कि लीबर को समन कर ले, लेकिन एल्विना ने उसे रोक दिया। उसकी करंट स्ट्रेंथ में वो सिर्फ उसे ही समन कर सकता था। अब उनके पास साथ मिलकर फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एल्विना ने बिटर स्माइल के साथ कहा कि ये कितना क्रूल जोक है। एक मॉन्स्टर टेमर फ्रंट लाइन पर खड़ा है, मॉन्स्टर्स पीछे नहीं। लेकिन यही यूकी का प्लान था। वो कॉमरेड्स थे। एल्विना के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अब वो पूरी तरह रेडी थी उसके साथ फाइट करने के लिए। यूकी डंजन बॉस को उनकी ग्रोथ का रिजल्ट दिखाने वाला था, और अगर आखिरी मोमेंट आया तो एल्विना उसे प्रोटेक्ट करेगी। दोनों ने खुद को रेडी किया डंजन बॉस का सामना करने के लिए, और तभी यूकी को एहसास हुआ कि लेवल अप के बाद उसे नई स्किल मिली है, आई ऑफ ट्रूथ, जिसके थ्रू वो एनिमी की एबिलिटीज साफ साफ पढ़ सकता था। आई ऑफ ट्रूथ ने क्लियरली बता दिया कि होली फायर ऐसा फ्लेम होता है जो डार्क एट्रीब्यूट बीइंग्स के खिलाफ एब्सोल्यूट इफेक्टिवनेस रखता है। एल्विना ने नोटिस किया कि यूकी अचानक सीरियस हो गया है, तो उसने पूछा क्या हुआ, और जब यूकी ने उसकी तरफ देखा तो उसे दिखा कि उसकी स्किल पूरी तरह विंड से बनी हुई है, जो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए सारे पैरामीटर्स बूस्ट कर देती है। उसी मोमेंट सिस्टम वार्निंग फ्लैश हुई। डंजन बॉस की तरफ से इनकमिंग अटैक फायर स्पाइरल की तरह उनकी ओर लपकी। यूकी ने तुरंत एल्विना को पकड़ा और उसे खींचकर साइड में ले गया। फिर जल्दी से बताया कि अब वो मॉन्स्टर्स के एट्रीब्यूट्स, स्किल्स और उनके डेंजर लेवल तक देख सकता है। एल्विना ने कामली कहा कि ये मॉन्स्टर टैमर की बेसिक एबिलिटी होती है, मॉन्स्टर्स की ट्रूथ दिखाने वाली आंखें, और भले ही वो अभी सब कुछ नहीं देख पा रहा हो, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत थी। दोनों ने खुद को नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी किया। एल्विना लाइटनिंग फास्ट मूव करते हुए फ्लेम्स को डॉज करने लगी और स्ट्रेट डंजन बॉस की तरफ चार्ज किया। अब उसे कॉन्फिडेंस था। उसने किक मारी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। यूकी शॉक में रह गया, और एल्विना ने भी रियलाइज किया कि उसका अटैक डैमेज ही नहीं कर रहा। यूकी ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि डंजन बॉस असल में फायर मॉन्स्टर है। ये सुनकर एल्विना ब्लैंक हो गई, क्योंकि बाहर से तो ये ऑब्वियस लग रहा था, लेकिन यूकी ने क्लैरिफाई किया कि आर्मर के अंदर छोटे छोटे अमॉर्फस फायर मॉन्स्टर्स मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करते हुए अटैक से बच रहे हैं, इसलिए उसकी किक्स ट्रू बॉडी को हिट ही नहीं कर रही थी। यूकी लेटर्स और इंडिकेटर्स को रियल टाइम शिफ्ट होते देख सकता था, और वहीं स्ट्रैटेजी डिसाइड हो गई। एल्विना ने टीज करते हुए कहा कि इस बार उसकी परफॉर्मेंस देखकर डिस्ट्रैक्टेड मत होना। तभी यूकी ने वार्न किया कि बॉस अटैक वाइंड अप कर रहा है, अभी जंप करो। यूकी ने कमांड्स देने शुरू किए। डक, राइट की तरफ पुल बैक, नेक्स्ट स्ट्राइक नीचे से आएगा, अब लेफ्ट आर्म, राइट शोल्डर, और अब हेड। डंजन बॉस लड़खड़ा गया, विजिबली डिसोरिएंटेड। यूकी ने कहा कि अभी थोड़ी देर रिट्रीट करो। ये पहली बार था जब बॉस ने क्लियर रिएक्शन दिखाई, लेकिन तब भी वो बेयरली डॉज कर पाया। उसने एल्विना को राइट की तरफ इवेड करने को कहा। तभी यूकी खुद ऑफ गार्ड पकड़ा गया और हिट हो गया, लेकिन लकीली एल्विना ने रश करके उसे बचा लिया और उसे याद दिलाया कि कमांड्स देते वक्त अपनी सेफ्टी भी देखे। सेफ डिस्टेंस पर पहुंचते ही यूकी ने अपॉलॉजी दी। तब एल्विना ने सजेस्ट किया कि वो उसकी स्किल यूज करे। यूकी ने डिस्क्रिप्शन चेक की और एल्विना ने एक्सप्लेन किया कि मॉन्स्टर टेमर कंट्रैक्टेड मॉन्स्टर की स्किल को फोर्सफुली एक्टिवेट कर सकता है, जिससे उसके स्टैट्स बस एक ब्रीफ इंस्टेंट के लिए मैसिवली बूस्ट होते हैं। यूकी समझ गया कि अगर उसने ये स्किल यूज की तो एनिमी रिएक्ट करने से पहले फाइट खत्म करनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बार एक्टिवेट हो सकती है, यानी टाइमिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट होनी चाहिए। एल्विना ने क्यूट अंदाज में कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि यूकी स्किल को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यूकी ने रिजॉल्व किया कि अब अगली एक्सचेंज में ही बैटल खत्म कर दी जाएगी। उसकी आंखों के सामने लगातार डेंजर वार्निंग्स फ्लैश होने लगे।
उसने तुरंत एल्विना को चेतावनी दी कि इनकमिंग कॉम्बो अटैक है, बिना काट है और राइट की तरफ डॉज करे। इसके बाद उसे बिल्कुल वहीं रुकना था और फिर लेफ्ट की तरफ स्लाइड करना था। तभी एक ब्लास्ट ऑफ फ्लेम्स यूकी की तरफ लपका, उसे स्ट्राइक लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसने खुद को फोर्स करके उठाया और एल्विना से कहा कि उसके बारे में मत सोचो। फिर उसने उसे लेफ्ट की तरफ लीप करने का ऑर्डर दिया। उसी समय उसने मेड ऑफ ऑल विंड एक्टिवेट किया। एल्विना की किक इतनी जबरदस्त थी कि डंजन बॉस सीधा जमीन पर गिर पड़ा और उसको अन्ना में आर्मर में गहरा डेंट बन गया। बैटल ऑफिशियली खत्म हुआ। यूकी ने फाइनली खुद को रिलैक्स किया, रिलीफ महसूस करते हुए कि उन्होंने जीत हासिल कर ली। एल्विना ने सॉफ्टली कहा कि इस स्किल ने उससे बहुत ताकत खींच ली। बस उसके बोलते ही उसने उसे फेयरवेल कहा। यूकी स्टन्ड रह गया। एल्विना गायब हो गई, यहाँ तक कि यूकी खड़ा भी नहीं हो पाया था। उसने उसे फिर समन करने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इवेंचुअली यूकी लिबर के डंजन के हार्ट में लौट आया। लिबर ने उसे अलाइव देखकर रिलीफ महसूस किया और पूछा कि एल्विना कहाँ है। यूकी ने कहा कि उसे उससे बात करनी होगी ताकि अगली एडवेंचर में उसे पीछे न छोड़ना पड़े। लिबर ने उसे गाइड किया। अगर यूकी थोड़ा और देर से आता तो शायद उसे उसका फेस देखने का मौका भी नहीं मिलता। यूकी फ्रीज हो गया जब उसने देखा कि एल्विना एक कॉफिन में रेस्टिंग थी। कंफ्यूज्ड होकर उसने पूछा कि इसका मतलब क्या है। लिबर ने एक्सप्लेन किया कि यही तरीका है उनके डेड को मोर्न करने का। उसने यूकी से पूछा कि क्या ह्यूमंस के तरीके से ये अलग है। यूकी कुछ समझ ही नहीं पाया तो लिबर ने और विस्तार से बताया कि एल्विना एक अनडेड मेड थी। उसकी रेस की स्किल्स इतनी इमेंस पावर देती हैं कि शरीर खुद डैमेज हो जाता है। यूकी को याद आया कि स्किल का यूसेज लिमिट केवल 1 था। अब उसे सच में समझ आया कि इसका मतलब क्या था। यूकी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका। उसने कभी नहीं चाहा था कि एल्विना मरे। उसका गोल सिर्फ एनिमी को डिफीट करना था। लाइबर ने कामली कहा कि डंजन की सुरक्षा के लिए उसकी लाइफ एक वर्दी प्राइस थी और उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। उसने एडमिट किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली उसी पर, डीमन किंग पर थी। लेकिन यूकी इस जवाब को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने खुद को ब्लेम किया कि उसने केयरफुली नहीं सोचा, ब्लाइंडली एल्विना की सजेशंस फॉलो की और खुद फाइट करने के लिए टू वीक था। फिर से उसने अपनी वीकनेस पर रिग्रेट किया। यूकी टूट कर रो पड़ा। लिबर ने उसे समझाया कि उसका एम यूकी को स्ट्रॉन्गर बनाना था। यूकी ने पूछा कि क्या कोई तरीका है, कोई स्किल है जो एल्विना को वापस ला सके। लिबर ने सीधे कहा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। मॉन्स्टर टैमर्स आमतौर पर मॉन्स्टर्स को यूज करते थे, कंज्यूम करते थे, रिपेयर नहीं। यूकी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तभी वहां कोई आया और लिबर से कहा कि इतना क्रूल मत बनो। वो मे थी। उसने बताया कि इस मैटर पर कंक्लूजन पहले ही आ चुका था लेकिन लड़के को उस डिसीजन में इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए चीजें अभी भी सेटल्ड नहीं थीं। यूकी ने उसे इंस्टेंटली पहचान लिया एक एग्जीक्यूटिव के रूप में और आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट फॉरवर्ड किया। उसने पोलाइटली इंट्रोड्यूस किया कि वो मे है और उसके बारे में यूकी को स्किल्स और एट्रीब्यूट्स तुरंत दिख गए। उसके पास बहुत होली और डिमोनिक एट्रीब्यूट्स थे, स्किल मेड इन ऑर्डर और रेजरेक्शन फ्रॉम कॉर्प्स जैसी एबिलिटीज। यूकी की सांस रुक गई। मैं मुस्कुराई और पूछा कि क्या वो जानना चाहता है कि एल्विना को वापस कैसे लाया जा सकता है। यूकी के अंदर अचानक होप की लहर दौड़ गई। उसे पता था कि मे की स्किल से ये संभव था। मे भी सरप्राइज हुई कि यूकी उसके स्किल्स देख पा रहा है और इसलिए उसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। यूकी ने क्लैरिफाई किया कि उसने सिर्फ स्किल इफेक्ट्स और अटैच्ड कंडीशंस ही देखे थे। ये समझ में आता था क्योंकि उसने स्किल अभी अभी अवेकन की थी, इसलिए उसका अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होना नेचुरल था। उसने मे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगी। मे ने फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि वो डंजन के अंदर सभी की ओवरसाइट करती है, अफेयर्स मैनेज करती है, इनहैबिटेंट्स का केयर करती है और बैकअप प्रोवाइड करती है। यूकी का ध्यान बैकअप पर गया। मे ने समझाया कि ह्यूमंस लगातार डंजन इन्वेड करते रहते हैं ताकि मॉन्स्टर्स को मार सकें और वो इसलिए एग्जिस्ट करती है इंश्योरेंस की तरह। अगर कोई मर भी जाए तो वो उसे रिसेक्वेस्ट कर सकती है और डंजान के कोलैप्स होने को रोक सकती है। यूकी ने तुरंत डिमांड किया कि एल्विना को अभी रिसेक्वेस्ट करो। मे ने कैमली रिमाइंड किया कि कंडीशंस हैं। सबसे पहले स्किल को यूज करने के लिए एनामरास मैजिक चाहिए। एफिशिएंसी बेहद लो है। उदाहरण के लिए अगर उसने यूकी को मारकर फिर रिजरेक्ट किया तो कॉस्ट उतनी मैजिक होगी जितनी एक पूरा डंजन फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने में लगता। एक ह्यूमन के लिए भी ये ऑलरेडी एक्सेसिव है और एल्विना के लिए तो और भी ज्यादा। स्किल यूज करने पर डंजन श्रिंक हो जाएगा जिससे ह्यूमंस के लिए उसे कॉन्कर करना आसान हो जाएगा।
यूकी तुरंत समझ गया। मे ने कंफर्म किया और बताया कि एग्जीक्यूटिव शीन भी स्ट्रांगली अपोज करता है क्योंकि डंजन श्रिंक होने से और डेथ्स होंगे। यूकी ने सुझाव दिया कि अनयूज्ड मैजिक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जाए। पर्याप्त समय में शायद एक सिंगल रेजरेक्शन पॉसिबल हो सके, लेकिन वो भी फीजिबल नहीं था। दूसरी कंडीशन रिक्वायर्ड थी इंडिविजुअल का खुद का रिमेनिंग मैजिक। एल्वीना की मैजिक अभी भी मौजूद थी, लेकिन मैक्सिमम 10 डेज में पूरी तरह डिसिपेट हो जाएगी। इसी वजह से उन्हें अर्जेंटली किसी और सोर्स से मैजिक अक्वायर करनी थी। मे ने यूकी के कंक्लूजन को कंफर्म किया और बताया कि यही रीजन था कि उसे थोड़ा बड़ा डंजन कॉन्कर करने भेजा गया। अब यूकी फाइनली समझ गया कि डंजन्स कॉन्कर करने का असली मकसद क्या था। अदर डंजन्स से मैजिक चुरा कर ही मे का रेजरेक्शन स्किल बिना रिस्ट्रिक्शन यूज किया जा सकता था। ये उनके ऑब्जेक्टिव्स में से एक था, लेकिन अब तक यूकी जो डंजन्स एनकाउंटर कर चुका था वो इस काम के लिए कहीं भी सफिशिएंट नहीं थे। यूकी ने पूछा कि आखिर कितना मैजिक चाहिए अगर इवन एफ रैंक या ई रैंक डंजन इतना भारी पैड सकता है। मे ने एडमिट किया कि उसे ह्यूमन रैंकिंग सिस्टम्स की पूरी समझ नहीं है, लेकिन उसने शेयर किया कि जब उसने ट्रूली लार्ज डंजन टारगेट करने की प्रपोजल दी थी तो बाकी सभी ने उसे सुसाइड प्लान कहकर डिसमिस कर दिया। किसी ने भी उस कोर प्लान को मॉर्टल डेंजर में एक्सपोज नहीं करने का रिस्क नहीं लिया। वही प्लान जिसे एल्वीना ने अपनी लाइफ से प्रोटेक्ट किया था। यूकी ने खुद वॉलंटियर किया। लीबर तुरंत उसे रेकलेस कहने लगा और पूछा कि क्या यूकी के पास कोई प्लान है, क्योंकि शायद वो और नए मॉन्स्टर्स भी एल्वीना की तरह एंड हो जाएंगे। यूकी ने ऑनेस्टली एडमिट किया कि उसने अभी तक कॉन्कर करने या खुद को स्ट्रॉन्गर बनाने का तरीका नहीं सोचा था, लेकिन अगर यही अकेला वायबल पाथ है तो उसे कोई चॉइस नहीं थी। उसे पता था कि शायद इसी वजह से लीबर ने पहले ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। लीबर ने उसका जवाब स्वीकार किया और अभी रिफ्यूज करने ही वाला था कि किसी ने थ्रोट क्लियर की और एक बटलर स्टेप फॉरवर्ड हुआ, यूकी को ट्रेन करने के लिए वॉलंटियर किया। यूकी ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो वही आदमी था जिससे साकी ने फाइट किया था। मैं खुश हुई कि वेंटो ने प्लान को सपोर्ट किया। वेंटो ने कामली एक्सप्लेन किया कि यूकी की करंट स्ट्रेंथ के साथ डेंजर और सैक्रिफाइस इनएविटेबल है, चाहे वो कहीं भी जाए। ली बेर ने सिचुएशन समझते हुए अगले 7 डेज के लिए यूकी को वेंटो के हवाले कर दिया और आदेश दिया कि उसे फॉलो करे। यूकी ने भी उस पर ट्रस्ट रखा। मे ने रिमार्क किया कि अब वो फाइनली रिलैक्स कर सकती है क्योंकि वेंटो एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, लेकिन ली बेर ने इंसिस्ट किया कि उसे तुरंत उनके साथ अकम्पनी करना होगा, कंसिडरिंग कि वेंटो ह्यूमंस को यूज करने के खिलाफ आखिरी पल तक अपोज कर रहा था। सच में रिस्क था कि वो यूकी को मार भी सकता था और मे ने उसे वैलिड कंसर्न माना। वेंटो और यूकी एक मैजिक सर्कल में स्टेप किए। जब यूकी ने अपनी आईज खोली तो शॉक में रह गया कि वो अभी भी डंजन के अंदर थे। वेंटो ने एक्सप्लेन किया कि ये डीमन किंग की पावर का एक और फैसेट है। हर एग्जीक्यूटिव को पर्सनल डंजन फ्लोर यूज करने के लिए ग्रांटेड किया गया था। यूकी वो पहला ह्यूमन था जिसने कभी किसी एग्जीक्यूटिव का पर्सनल डंजन फ्लोर देखा। वेंटो ने कहा कि इसे एक ऑनर समझो। डंजन का स्केल और फ्लोर्स की संख्या देखकर यूकी को पता चला कि वास्तव में रिजरेक्शन कितनी लास्ट रिजॉर्ट चीज थी। उसने विएंटो से पूछा कि क्या ये ट्रेनिंग उसे लेवल अप करने में मदद करेगी। विएंटो ने समझाया कि ह्यूमंस के लिए लेवलिंग अप का मतलब होता है दूसरों की मैजिक, चाहे वो मॉन्स्टर्स की हो या पूरे डंजन्स की, को अपनी तरफ असिमिलेट करना। दूसरे शब्दों में एडवेंचरस डंजन्स को फाइट करके डैमेज करते हैं और मैजिक खुद ले लेते हैं। यूकी का कॉन्ट्रैक्ट डीमन किंग के साथ था। हालांकि एग्जीक्यूटिव्स के वेसल्स अलग अलग थे, सबको लिबर के डंजन की मैजिक शेयर थी। इसी वजह से कन्वेंशनल लेवलिंग यूकी के लिए इम्पॉसिबल था। यूकी ने विएंटो से पूछा कि वो उसे कैसे ट्रेन करने वाला है। विएंटो ने एक सोर्ड फेंका और यूकी इंस्टिंक्टिवली उसे कैच कर लिया। तभी उसे समझ आया कि विएंटो उसे प्रॉपर्ली आर्म करने वाला था। विएंटो ने कहा कि उसे सिखाने के लिए काउंटलेस चीजें हैं और सबसे पहला फैक्ट ये था कि यूकी के पास कोई फाउंडेशन नहीं थी। उसे सीखने वाले टेक्निक्स को रियल स्ट्रेंथ में बदलना था, क्योंकि यूकी के पास पावर नहीं था, नॉलेज नहीं थी, टैलेंट भी कम था। यूकी बैरली प्रोसेस कर पाया कि तभी विएंटो ने अटैक किया। विएंटो ने कहा कि अगर यूकी एल्वीना को वापस पाना चाहता है तो उसे पहले फाउंडेशन बनाना होगा। स्ट्रेंथ, टेक्निक, नॉलेज, टैलेंट, सब कुछ। विएंटो इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि यूकी को डाउट हुआ कि क्या वो कीप अप कर पाएगा। विएंटो ने कहा कि अगर यूकी फेल हुआ तो फिर डंजन और लॉर्ड लिबर की फेट को किसी और कैलिबर वाले को ट्रस्ट करना पड़ेगा। यूकी ने किलिंग इंटेंट महसूस किया, लेकिन फिर समझा कि ऐसा नहीं है। विएंटो ने क्लैरिफाई किया
कि वो लाइटली जजमेंट नहीं करेगा डंजन और लाइबर की सके के लिए। यूकी ने समझ लिया कि विएंटो के लिए उसकी डेथ मैटर नहीं करेगी। विएंटो ने यूकी को एक कंडीशन दी, सर्वाइव फॉर 3 आवर्स। सच में सोर्ड को अपना बनाने के लिए तहद डेथ के ब्रिंक पर खड़ा होना सबसे ऊपर था। उनके ब्लेड्स कोलाइड हुए। यूकी ने वाव किया कि वो हेल भी एंड्योर करेगा और एल्विना को वापस लाएगा। यूकी ने अपनी डीमन आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की और विएंटो की स्किल ब्लड पेडल ब्लेड रिवील हुई। हर सिंगल स्ट्राइक लीथल था। उनके बीच का गैप इतना वैस्ट था कि यूकी को कोई वे आउट दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वो अटैक ब्लॉक नहीं कर सकता तो उसे कहीं मूव करना होगा। कोई जगह जहां से डेंजर आ रहा है वो देख भी नहीं सकता। विएंटो ने फिर पूछा कि क्या यही यूकी की ओनली स्किल है। फिर उसने फिर से अटैक किया। ब्लेड ने यूकी के चेहरे को छूते हुए एक हल्का कट छोड़ दिया। विएंटो का हमला लगातार जारी रहा, लेकिन यूकी हर वार से बचने में कामयाब रहा। विएंटो ने तुरंत नोटिस किया और माना कि यूकी कम से कम बचाव कर सकता है, लेकिन उसकी हरकतों में बहुत अनावश्यक मूवमेंट थी और यही उसकी कमजोरी थी। यूकी के काउंटर अटैक्स इतनी आसानी से बंद हो रहे थे कि वह पूरी तरह हताश था। विएंटो देख सकता था कि यूकी खुद के लिए एक पल भी आराम नहीं निकाल पा रहा था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका निर्णय धीमा था। अगर वह ब्लॉक होने के बाद ही अगली चाल सोचता तो यह सीधे मृत्यु को आमंत्रित करना था। विएंटो अपने ब्लेड के साथ ऊपर से छलांग लगाकर नीचे आया और यूकी ने मुश्किल से समय पर ब्लॉक किया। प्रभाव से चिंगारियां उड़ी और उसे एहसास हुआ कि यह वार कितना खतरनाक था। यूकी ने अगले कदम के बारे में सोचने की कोशिश की, अपनी हथियार से हमला किया, लेकिन विएंटो ने शांतिपूर्वक उसे रोक दिया बिना किसी मेहनत के। उसने कहा कि जबरदस्ती हमला करने से कुछ नहीं बदलेगा। फिर विएंटो ने एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया और खून की बूंदें जमीन पर गिरी। फिर भी यूकी ने देखा कि उसने विएंटो की हेयर टाई का एक छोटा हिस्सा काट दिया था। विएंटो ने भी यह देखा, यूकी की चाल में सुधार हुआ था। यूकी ने कहा कि वह विएंटो की चाल, उसकी तलवार का स्विंग और सबसे प्रभावी ब्लॉक का तरीका देख सकता है। इसका मतलब था कि यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं था। अपनी आंखों से वह समझ पा रहा था कि शत्रु अपने शरीर को कैसे मूव करता है। विएंटो इस बात से प्रभावित हुआ कि यूकी सिर्फ घूरकर नहीं देख रहा था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उनके शरीर के आकार अलग थे, तलवार की तकनीक अलग थी और सबसे बड़ी बात, उनका अनुभव पूरी तरह अलग था। यूकी जानता था कि वह बेहद खतरनाक स्थिति में है। उसके हाथ और पैर चोटिल थे, खतरनाक संकेत उसकी दृष्टि में भरे हुए थे और विएंटो ने अभी तक अपना मना भी नहीं इस्तेमाल किया था। यह केवल शुद्ध तलवारबाजी थी। फिर भी यूकी ने उम्मीद नहीं खोई कि वह पकड़ बना सकता है। विएंटो ने देखा कि इतनी परिस्थितियों के बावजूद यूकी की आत्मा अडिग है। उसने सोचा कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या कुछ और, इसलिए उसने उसे परखने का निर्णय लिया। विएंटो ने एक भयानक शक्ति छोड़ दी और यूकी की दृष्टि अचानक खतरनाक संकेतों से भर गई। वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। अगर यह जारी रहा तो वह मर जाता। अगर वह इसे नहीं देख सकता तो उसका भविष्य वहीं खत्म हो जाता। यूकी ने निर्णय लिया कि अब उसे खतरे की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी विएंटो की कौशल की जानकारी की। उसने अपना नजरिया बदल दिया। वह वैसे भी आधा मर चुका था और उसे केवल ऐसी जानकारी नहीं चाहिए थी जो उसे सिर्फ जीवित रहने में मदद करे। विएंटो ने खून को तलवारों में बदल दिया और अपने लक्ष्य की ओर लगातार वार किए। यूकी ने पूरी ताकत से उस पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी वारबाजी टकराई और एक हिंसक ऊर्जा की लहर फैल गई। झटके की लहर ने चारों तरफ पत्थर और मलबा उड़ाकर माहौल को उथल-पुथल कर दिया। विएंटो पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। उसके गाल पर एक हल्का सा कट दिखा। उसने जमीन पर बेहोश पड़े यूकी की ओर देखा। लड़ाई खत्म होने तक यूकी का बॉडी पूरी तरह स्लैश मार्क्स से भरा था। कुछ देर बाद यूकी अचानक उठ गया। विएंटो बिस्तर के पास खड़ा था और उसने कहा, फॉलो मी। अब यूकी थोड़ी कंफ्यूज था। उसे याद आया कि उसने फाइट के दौरान विएंटो की स्किल चुराने की कोशिश की थी। उसने पूछा, और मेरे वुंड्स? विएंटो ने काल्म होकर कहा, मैंने ठीक कर दिया, तुम मर गए नहीं, इसलिए ज्यादा माना भी नहीं लगा। अंदर ही अंदर विएंटो को उम्मीद नहीं थी कि यूकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में उसकी टेक्निक चुराने की कोशिश करेगा। ये सोचकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि आगे यूकी के लिए क्या रखा है। खैर, अब रियल ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। पहले वो एक रूम में गए जो मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। नेचुरली यूकी स्टार्टल्ड हो गया। एनिमीज की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन विएंटो को भरोसा था कि यूकी इसे हैंडल कर सकता है। यूकी ने अपनी सोर्ड ड्रॉ की। धीरे धीरे वह डेथ की रियलिटी से फेमिलियर होने लगा था, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसे कंफ्यूजन हुआ।
उसे समझ नहीं आया कि उसे मॉन्स्टर्स को टी सर्व करने का काम क्यों दिया गया। ऊपर से वह खुद एक बटलर की यूनिफॉर्म में था। विएंटो ने समझाया, टॉप टियर सोर्ड्समैन अपनी हर मूवमेंट वेस्ट नहीं करता। पॉस्चर, फुटवर्क और छोटे जेस्चर्स तक परफेक्ट होने चाहिए। इसलिए तुमको सीखना होगा कि अननेसेसरी मूव्स कैसे हटाए जाते हैं। बटलर का काम कोई मिस्टेक टॉलरेट नहीं करता, ना हेजिटेशन, ना ट्रेम्बलिंग फिंगर टिप्स। पूरे बॉडी को कमांड करना पड़ता है। साथ ही अपनी आईज को भी सही तरीके से यूज करना सीखना पड़ता है। स्किल्स तभी इवॉल्व होती हैं जब सही तरीके से यूज की जाए। मॉन्स्टर्स की डिफरेंट रेसेस की टी पार्टी में एक जगह इकट्ठा थे। यूकी को हर मॉन्स्टर की पसंद नापसंद समझनी थी। यूकी ने शुरू किया हर विएंटो की मूवमेंट को ऑब्जर्व और मेमोराइज करना। उसने देखा कि विएंटो कैसे टी पोर करता है, प्लेट्स कैरी करता है, ड्यूटीज परफॉर्म करता है। चाहे कितना भी लोड हो, विएंटो काल्म और एलिगेंट रहता था। यूकी जब सेम करने की कोशिश करता तो उसके हाथ ट्रेम्बल करने लगते और एक प्लेट गिर गई, फ्लोर पर टूट गई। तभी उसे एक बड़ी बात समझ आई, सिर्फ देखना और सीखना काफी नहीं है, एक्शंस को अपने बॉडी से करना कहीं ज्यादा डिफिकल्ट था। उसने देखा कि वह विएंटो को मिमिक करने में कितना फेल कर रहा है। बैटल के दौरान यह चीज उसने नोटिस ही नहीं की थी। इस रियलाइजेशन ने उसे समझाया कि सिंपल इमिटेशन काम नहीं करेगी, उसे अपनी इंटरप्रिटेशन ऐड करनी होगी। यूकी ने खुद से सोचना शुरू किया कि सच में पूरे बॉडी को कमांड करना कैसे है। अगले दिन उसने एक इंटिमिडेटिंग मॉन्स्टर को सर्व किया। क्रीचर ने यूकी में इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि वह वही ह्यूमन था जिसके बारे में विएंटो अक्सर बात करता था। इसका मतलब था कि यूकी स्ट्रांग होना चाहिए। यूकी ने क्लैरिफाई किया कि वह अभी भी स्ट्रांग बनने की प्रोसेस में। मॉन्स्टर ने खुद ही वॉलंटियर किया कि वह उसे शेप में लाए और अटैक कर दिया। यूकी की स्टैमिना कम होने की वजह से उसने तुरंत अपनी आई एक्टिवेट की। आई की मदद से उसने विएंटो की मूवमेंट्स और उसके आसपास मॉन्स्टर्स को ट्रैक किया। उसने टाइमिंग टेस्ट किया और उसकी एक पंच क्लीनली मॉन्स्टर के जॉ पर लग गई। चौथे दिन उसने एक लिजर्ड लाइक मॉन्स्टर को सर्व किया। आई की मदद से उसने देखा कि मॉन्स्टर कोल्ड महसूस कर रहा था। उसने ऑब्जर्व किया, प्रिडिक्ट किया और मूव अकॉर्डिंगली। उसने उस पर एक ब्लैंकेट रखी और मॉन्स्टर तुरंत यूकी को पसंद करने लगा। वहां के मॉन्स्टर्स बहुत डाइवर्स थे, ह्यूमंस जैसी कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। धीरे धीरे यूकी ने समझा कि विएंटो ने इस तरह की ट्रेनिंग क्यों चुनी थी। छठे दिन उसका गेस्ट एक छोटा क्यूट बैट था। ये हंग्री था। यूकी ने कॉन्फिडेंटली उसे सर्व किया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि बैट को उसका ब्लड चाहिए। बैट की स्किल थी ब्लड सक, जिससे यह फूड की जगह ब्लड कंज्यूम कर सकता था। सातवें दिन यूकी ने अपने टी सर्विंग स्किल्स विएंटो के सामने डेमोन्स्ट्रेट किए। विएंटो ने पूछा कि कैसे किया। टेस्ट और लैंग्वेज के लिए उसने पॉइंट्स डिडक्ट किए, लेकिन कंडक्ट पास हो गया। लगातार कई दिन यूकी बस फाइटिंग और टी सर्विंग ही कर रहा था, लेकिन समहाउ उसने सब एंड्योर कर लिया। आखिरकार कुछ चीजें क्लिक हुई, लेकिन विएंटो ने उसे करेक्ट किया। यूकी केवल फाइनल स्टेज तक पहुंच रहा था। वह स्टेज थी बैटल विएंटो के साथ। विएंटो ने ब्लड पेडल ब्लेड एक्टिवेट किया। यूकी तुरंत अपनी सोर्ड अनशेड कर लिया। विएंटो इम्प्रेस था। अब यूकी अपनी आई इंस्टेंटेनियसली सी एक्टिवेट कर सकता था। पहले उसने अनकॉन्शियसली स्किल मिमिक किया था, लेकिन अब इमिटेशन ही पर्याप्त नहीं था। अगर यूकी इसे अपना नहीं बनाता तो वह मर जाता। यूकी ने अपनी आई एक्टिवेट मैमेट की और ब्लड पेडल ब्लेड का डिस्क्रिप्शन देखा। स्किल स्टोर्ड ब्लड को ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म करती थी और टारगेट पर रिपीटेड स्लैशेस अनलीश करती थी। नॉर्मल डिफेंस असंभव था। इसे सिर्फ उसी टाइप के अटैक से न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। इस बार यूकी इसे बहुत डिटेल में देख पा रहा था। अब वह जानता था कि अपने बॉडी को भी स्किल के अनुसार कैसे इस्तेमाल करना है। उसने सेम स्किल ब्लड पेडल ब्लेड एक्टिवेट की और उनकी स्वॉर्ड्स टकराई, लेकिन शॉक में यूकी की स्वॉर्ड शैटर्ड हो गई। एक स्लैश उसके एब्डोमेन पर खुल गया और ब्लड बहने लगा। विएंटो डिसअपॉइंटेड। विएंटो सोच में पड़ गया। क्या यूकी बस एक कदम पीछे रह गया था? फर्श पर ब्लड बिखरी हुई थी। यूकी को रिग्रेट हुआ। उसने अभी तक अल्विना को बचाया नहीं था। उसने विएंटो को चेताया, लिमिट्स मत लगाना, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है। फिर यूकी ने फर्श पर बिखरे ब्लड का इस्तेमाल किया और अपनी वर्जन ऑफ ब्लड पेडल ब्लेड एक्टिवेट की। स्किल ने स्टोर ब्लड को अनगिनत छोटे छोटे ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म किया और एक स्टॉर्म ऑफ स्लैशेस बरसाया। नॉर्मल डिफेंस असंभव था। इसे सिर्फ उसी टाइप के अटैक से न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। विएंटो स्टन्ड रह गया। यूकी ने स्किल को री इन्वेंट कर दिया था। एक बार फेल होने के बाद भी यूकी ने गिव अप नहीं किया। उसने शेयर वॉल्यूम से जीतने का फैसला किया और ब्लड फोर्ज्ड सोर्ड्स की बारिश विएंटो पर बरसाई।
फिर वह अपनी सोर्ड से स्ट्राइक करने लगा। विएंटो ने ब्लॉक किया और जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हुआ। यूकी ने पूछा, अब आपकी ओपिनियन? विएंटो ने कहा कि यूकी रैपिड सक्सेशन में ये स्किल नहीं चला पाएगा। यूकी स्टैगर हुआ, लिमिट तक पहुंच चुका था। विएंटो ने उसे गिरने से पहले सपोर्ट किया। दोनों ने नोटिस नहीं किया कि यूकी का फोन उसकी पॉकेट से स्लिप हो गया। चलते हुए विएंटो ने कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। इसी बीच एक मैसेज आया। साकी ने बताया कि उसने डंजन एक्सप्लोरेशन रिक्वेस्ट ढूंढ लिया जिसे यूकी ने पूछा था। वह उसकी चिंता कर रही थी। मिशन चाहे जॉइंट हो, फिर भी यह एक बी रैंक डंजन था और बॉस अननोन था। यूकी ने लिबर को बताया कि वह बी रैंक डंजन में जाने वाला है। लिबर जान गया कि यूकी अब काफी पावर गेन कर चुका है। विएंटो ने कमेंट किया कि यूकी की मैनर्स थोड़ी रफ हैं, लेकिन उसकी सोर्ड्समैनशिप नोटिसेबली रिफाइंड हो गई है। लिबर क्यूरियस था कि क्या एक ई रैंक लाइक यूकी सच में बी रैंक डंजन एंटर कर सकता है। यूकी ने क्लैरिफाई किया कि वह इसे क्लियर नहीं करेगा। वह रिसर्च असिस्टेंट की तरह जाएगा जैसे पहली बार उन्होंने उसे देखा था। तभी सभी ने रियलाइज किया कि अगर मौका मिला तो वह डंजन क्लियर करने की प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने पूछा कि वह किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला है। उसके चॉइस को सुनकर सब सरप्राइज रह गए। उसके बाद यूकी एडवेंचरर्स गिल्ड गया। साकी ने उसे चीयरफुली ग्रीट किया। जब उसने यूकी की कमर पर सोर्ड देखा तो क्यूरियोसिटी हुई और उसने पूछा कि क्या उसने रिसेंटली सोर्ड यूज करना सीख लिया है। यूकी ने माफी मांगी कि इस बार रिक्वेस्ट थोड़ी अनरीजनेबल थी, लेकिन साकी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह अक्सर ऐसे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रिसीव करती रहती थी। अगर कुछ हो भी तो किसी फेमिलियर के साथ होने से चीजें आसान हो जाती थीं। तभी एक आदमी ने साकी को पुकारा। उसके साथ दो और लोग भी थे। वे लोग साकी को जल्दी करने के लिए अर्ज कर रहे थे ताकि वे डंजन की तरफ निकल सकें। तभी उन्होंने यूकी को देखा और पूछा कि ये कौन है। यूकी ने क्वाइटली साकी से पूछा कि क्या ये लोग उसके पार्टी मेंबर्स हैं। साकी ने सिर शेक किया और बताया कि ये लोग उसके इनवाइट किए हुए कोलैबोरेटर्स नहीं हैं। ये वॉलंटियर्स थे जिन्होंने गिल्ड से रिक्वेस्ट उठाई थी। उनका सिंपल गोल था लो रिस्क रिक्वेस्ट्स लेकर एफिशिएंटली रैंक अप करना और एक एस रैंक जैसे साकी के साथ टैग करना। चूंकि यूकी साकी के साथ था, उन्होंने अस्यूम किया कि वह ए रैंक होगा। जब साकी ने बताया कि यूकी ई रैंक है तो उनमें से एक ने पूछा कि क्या यह प्रॉब्लम है। वह आदमी हंसा, मजाक में कहा कि यूकी उनसे लोअर रैंक में बस है। उसने कहा कि ई रैंक सिर्फ बर्डन होगा और वे साकी की मदद कर रहे हैं। उसने उसे सलाह दी कि उस लूजर को छोड़ दे और प्रॉपर बी रैंक मेंबर्स ले। साकी ने इग्नोर किया और कहा कि यूकी ने अकेले 2 डंजन्स क्लियर किए हैं। यूकी ने वेग रिप्लाई दिया, कुछ ऐसा ही, पर वो लोग विश्वास नहीं कर पाए। ई रैंक का अकेले डंजन क्लियर करना अनहर्ड ऑफ था। नॉर्मली एडवेंचरस इन्वेस्टिगेशन या डिलीवरी रिक्वेस्ट्स के जरिए रैंक अप करते थे। जब तक कोई रैंक या हायर के लिए नहीं जा रहा, डंजन क्लियरिंग अटेम्प्ट भी नहीं की जाती थी। ग्रुप का लीडर इरिटेटेड हो गया। उसका ओरिजिनल प्लान था कि साकी को मैनिपुलेट करके डंजन क्लियर कराए ताकि वह उसकी सक्सेस पर राइड कर सके और रैंक पा सके। अगर सच में कोई अकेले डंजन क्लियर कर देता तो उसकी चांस रुइन हो जाती। वह फिर से इश्यू प्रेस करने लगा, लेकिन साकी ने अब और टॉलरेट नहीं किया। उसने फर्मली कहा कि वह सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करने हायर्ड है, क्लियर करने के लिए नहीं। फिर उसने अपना करंट टारगेट बताया। डंजन एस्टिमेटेड बी रैंक थी, जिसे केव ऑफ क्लॉइस्टर्ड डिजायर कहा जाता था। डंजन रैंक्स बॉस के स्ट्रेंथ से डिटरमिन होती है। यूकी ने पूछा कि बॉस को देखे बिना थ्रेट लेवल कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है। साकी ने एक्सप्लेन किया कि यह डंजन की कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉस मतलब फर्स्ट फ्लोर बड़ा और इंट्रिकेट होगा और उससे पहले अधिक फ्लोर्स होंगे। सिंपल वर्ड्स में रैंक फर्स्ट फ्लोर का साइज और फ्लोर्स की संख्या से तय होती है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से डंजन स्मॉल स्केल की थी, नैरो पाथ्स के साथ। 22 फ्लोर्स के कारण इसे बी रैंक क्लासिफाई किया गया। लेकिन चाहे जितने भी रूम सर्च किए गए, बॉस नहीं मिला। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट सकी को पास किया गया। हालांकि उसने एडमिट किया कि वह इस टाइप के काम में पर्टिकुलरली स्किल्ड नहीं है। तभी अचानक एक मैसिव वर्म लाइक मॉन्स्टर सामने आया। ब्लॉन्ड हेड आदमी ने उसे लीडर की तरफ पॉइंट किया। वह ऑब्नॉक्शियस लीडर तुरंत चिल्लाया, इंटरफियर मत करो, ये मेरा प्रे है। उसने अपनी एक्स से क्रीचर को बीच में काट दिया। फिर कॉप्से का एक हाफ पकड़कर उसने साकी को बोस्ट किया कि उसने इसे फ्लॉलेसली डाउन कर दिया। साकी कन्फ्लिक्टेड थी। मॉन्स्टर को सबड्यू करना इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट का हिस्सा नहीं था। यूकी समझ गया कि एस रैंक होने के अपने चैलेंजेस होते हैं। उसी आदमी गाइडो ने यूकी की तरफ देखा और मॉक
करते हुए कहा कि ई रैंक को भी कुछ तो करना चाहिए। जैसे ही वह अपनी बातें जारी रख रहा था, पीछे की वॉल अचानक कोलैप्स हो गई। एक मैसिव रॉक लाइक मॉन्स्टर बाहर आया। गोलेम, साकी और यूकी सिमल्टेनियसली मूव हुए। साकी ने लुमिनस स्लैश एक्टिवेट किया। गीटो फ्रीज हो गया। उसने तो सकी की मूवमेंट तक नहीं देखी थी। साकी ने कहा कि उसे कॉम्बैट सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ चाहती थी कि वे इन्वेस्टिगेट करें और सरवाइव करें। यूकी ने तुरंत अपोलोजाइज किया और सावधानी से गोलेम पर स्ट्राइक किया ताकि साकी के रास्ते में ना आए। साकी ने पूछा कि क्या उसने अपना अटैक उसके साथ टाइम किया था। यूकी ने कहा कि हाँ, अटैक स्टडी लग रहा था। वह स्टन्ड रह गई, सिर्फ एक बार ही सही, लेकिन यह इंप्रेसिव था कि वह उसकी पेस के साथ रह पाया, खासकर जब उसने अभी हाल ही में सोर्ड सीखना शुरू किया था। उसका चेहरा हल्का ब्लश हुआ। यह उससे कहीं ज्यादा था जो उसने एक्सपेक्ट किया था। अब वह समझ गई कि फाइट इतनी स्मूथ क्यों रही। उसने ब्राइटली स्माइल किया, यूकी का धन्यवाद किया और उसकी तारीफ की। चूंकि गोलेम वॉल से डायरेक्टली निकला था, यूकी को लगा कि डंजन सच में कोई सेंस नहीं बनाते। सकी ने उसे कहा कि कॉम्बैट उसे छोड़ दो, तुम इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करो। गीटो को यह पसंद नहीं आया। सिचुएशन ऐसे बदलते देख उसने बॉस रूम ढूंढने और कंट्रीब्यूशन देने का रिजॉल्व और मजबूत किया। लेकिन 10 आवर्स बीत जाने के बाद भी उन्हें बॉस का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। तीनों आदमी एग्जॉस्टेड थे। साकी ने फिर से सर्च किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं थी। हिडन ब्रांचेस भी ऑलरेडी चेक किए जा चुके थे। यूकी ने क्यूरियोसिटी से अपना हैंड वॉल पर रखा, देखना चाहता था कि उसके पीछे क्या है। गाइडो ने स्कॉफ किया और डंजन मैकेनिक्सन समझाने लगा। उसने बताया कि डंजन एक आइसोलेटेड मैजिकल डिमेंशन है। यह सिर्फ उनके वर्ल्ड का हिस्सा दिखता है। केव जैसा लग सकता है, लेकिन वह सच में केव नहीं था। अचानक गाइडो ने लपकते हुए यूकी की तरफ घुटना चलाया। यूकी फ्रोजन खड़ा रहा, बेरली रिएक्ट कर पाया। गाइडो ने चेताया कि डंजन वॉल को डिग करने की कोशिश करने से सिर्फ मना लेयर से टकराकर खुद को हर्ट होगा। यूकी ने कामली रिप्लाई किया कि उसे ऐसा नहीं लग रहा। गाइडो कंफ्यूज्ड रह गया। यूकी ने अपने स्पेशल आई का यूज किया और रिवील किया कि पूरी केव वही मटेरियल से बनी थी जैसे कि वे गोलेम्स फाइट कर रहे थे। समझ यहीं पर साकी को भी आ गई। उसने सबको पीछे हटने को कहा और लुमिनस स्लैश अनलीश की। वॉल में एक होल खुला और उसने सबको अंदर जाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही वे अंदर गए, उनके सामने एक मैसिव गोलेम खड़ा था। टेंशन पैल्पेबल थी, खासकर गाइडो के लिए। सकी ने सच्चाई समझ ली। वे डंजन के अंदर नहीं थे, बल्कि एक गोलेम के अंदर थे जो डंजन का रूप धारण करके छुपा हुआ था। गाइडो ने पूछा, इसका पॉइंट क्या है? जवाब ऑब्वियस था, रैंक फेक करना। यूकी ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हम अभी रियल फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे हैं? स्पेस की शेयर स्केल ने उसे क्लू दिया। वहां स्टैंडिंग होने का फीलिंग ऑलमोस्ट आउटडोर्स जैसा था। साकी ने शुरू में सोचा कि ये रैंक है, फिर उसने करेक्ट किया, यह रैंक बनने के कगार पर। उन्होंने पहले इंटेल रिव्यू किया, तब उन्होंने ट्रूथ कंफर्म किया। यह बी रैंक डंजन नहीं था, बल्कि ए रैंक सुपर लार्ज डंजन था। डेजर्ट फ्लोर खुद गोलेम्स से बना था, डंजन के रूप में कमुफ्लाज किए हुए। यूकी और साकी ने डिस्टेंस में कुछ पर ध्यान केंद्रित किया, एक फ्लोटिंग कासल। गेटो ने नोटिस किया कि उनके नीचे वाला मैसिव गोलम अब मूव नहीं कर रहा। साकी ने बताया कि यह शायद माना कंजर्व करने के लिए शटडाउन हुआ होगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव फेल हो गया। गाइडो ने नहीं समझा, तो साकी ने इलैबोरेट किया। डंजन शायद डिजाइन किया गया था किसी एस रैंक कॉन्क्वेस्ट को रोकने के लिए, किसी जैसे उसकी तरह। यह रियलाइजेशन उसे कॉशियस बना गया। गाइडो स्टंट था। उसने हमेशा बिलीव किया था कि मॉन्स्टर्स सिर्फ ग्लोरीफाइड एनिमल्स हैं। साकी ने उसे करेक्ट किया, डंजन सिर्फ रिसोर्स जनरेटर्स नहीं है। ओरिजिनली ये फ्रंट लाइंस थे, ह्यूमन सोसाइटी को थ्रेट करने वाले एनिमिस को रिपेल करने के लिए बनाए गए। यूकी पहले से अवेयर था, मॉन्स्टर्स में इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी और कभी कभी इमोशंस भी होते हैं। सकी ने इसे ब्लेसिंग इन डिसगिस माना, क्योंकि वे इसे डिटेक्ट कर चुके थे इससे पहले कि यह पूरी तरह एस रैंक थ्रेट में इवॉल्व हो। उसने डिसाइड किया कि स्ट्राइक करना चाहिए इससे पहले कि यह हाइड करे। उसने अनाउंस किया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, कॉन्क्वेस्ट बिगिन होगा। उसने बाकी लोगों को कहा कि अभी वापस लौट जाए और गिल्ड को रिपोर्ट करे। फॉर्चुनेटली, क्योंकि यह अभी फर्स्ट फ्लोर था, गेट राइट देयर था, लेकिन युकी छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने कहा कि वह स्टे करना चाहता है। साकी ने उसे देखा और पूछा, आर यू श्योर? उसके काम एक्सप्रेशन को देखकर युकी ने पूछा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं साथ आऊं? उसने रिप्लाई किया, मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो बॉस का इंटेल वापस ले आए अगर कुछ गलत हुआ।
सब में से यूकी सबसे सही चॉइस था। साकी ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और सीधी आंखों में देखकर कहा, हम दोनों अब घर जाएंगे साथ में। यूकी ने सिर हिलाया। सबसे जरूरी, वह किसी और के मरने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। बिना देर किए साकी ने उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठाया और लूमिनस फॉर्मूला एक्टिवेट करके तेजी से दौड़ पड़ी। एक पल में गाइडो उन्हें देख ही नहीं पाया। जैसे ही वे फ्लोटिंग कैसल की ओर बढ़े, जमीन पर पीले क्रिस्टल का एक छोटा टुकड़ा गिरा। साकी ने शॉर्टकट लिया, फ्लोर तोड़ते हुए, और माना इतनी डेंस हो गई कि यूकी को लगा जैसे वे डंजन की सबसे डीप लेयर में पहुंच गए हों। तभी एक वॉइस गूंजने लगी, सरप्राइज और शॉक के मिक्स के साथ, ह्यूमंस, यू एक्चुअली रीच्ड हियर अलोन। लाल क्रिस्टल जैसी फिगर हवा में फ्लिप करती हुई नीचे उतर रही थी, ग्लोइंग ब्राइटली। उसका शार्प जेम लाइक बॉडी स्पिन कर रहा था। सामने उनका डंजन बॉस था, जो गोलेम कैरेट। उसका प्लान था सबसे ब्यूटीफुल और एफर्टलेस डीमन लॉर्ड बनना। साकी ने तुरंत समझ लिया कि कैरेट धीरे धीरे माना जमा कर रही थी ताकि अपनी पावर और ब्यूटी पॉलिश कर सके। बिना वार्निंग कैरेट ने कैरेट क्रिटिकल कट एक्टिवेट किया और यूकी को टारगेट किया। यूकी ने उसी टाइम डीमन आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट किया। उसने उसकी सुपर फास्ट कंटिन्यूअस अटैक्स को डॉज किया। सिर्फ यही देखकर कैरेट इंप्रेस्ड हो गई। नॉर्मली इतनी फास्ट मूवमेंट में एक ही हिट डेडली हो सकता था, लेकिन यूकी डर नहीं रहा था। वह अपनी सोर्ड से काउंटर करने लगा। कैरेट ने उसे मॉक किया, यूजलेस। उसका बॉडी उन गोलेम्स से भी ज्यादा हार्ड था जिनसे वे पहले लड़ चुके थे। यूकी जानता था कि उसका गोल डैमेज देना नहीं था, वह बस एक ओपनिंग क्रिएट करना चाहता था। तभी साकी ने लूमिनस स्लैश अनलीश किया। कैरेट शॉक में आ गई। स्क्रैचेस उसके बॉडी पर दिखी। साकी ने कहा, ड्यूरेबल है लेकिन अनब्रेकेबल नहीं। उसने कैरेट को वॉल में ब्लास्ट किया। यूकी सोच रहा था कि एस रैंक स्किल्स कितनी ओपी होती हैं। कैरेट ने दर्द की शिकायत की, लेकिन उसका कंपोजर नहीं टूटा। इसका मतलब था अभी असली थ्रेट आने वाला है। साकी ने यूकी को चेतावनी दी कि गार्ड कम मत करना। यूकी ने सिर हिलाया और पूछा, अगला स्टेप कायन है। साकी ने अटैक कंटिन्यू किया, कॉम्बो स्ट्राइक लगाते हुए कैरेट को थकाने की कोशिश की। तभी कैरेट ने कहा कि उसने उनकी वीकनेस देख ली है और कैरेट क्रिएशन एक्टिवेट किया। कोलोसल अमाउंट ऑफ माना चारों ओर फैल गई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर साकी का फेस सडनली पेल हो गया। गोल्म्स जो बाहर गाइडो और बाकी लोग थे, वो रिजेनरेट हो गए थे। गेट की तरफ का पाथ अब सील्ड था। कैरेट ने काल्मली कहा कि अगर वे उन लोगों को सेव नहीं करेंगे तो वे मर जाएंगे। साकी को सच का एहसास हुआ कि कैरेट ने खुद गोल्म्स से मकसे मटेरियल्स जमा किए थे। सिचुएशन अब बेहद क्रिटिकल थी। अगर वे कैरेट को हराने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी सब मर जाएंगे। लेकिन साकी ई बॉस सी से नजरें नहीं हटा सकती थी। यूकी ने उसे कहा, तुम जाओ, मैं हैंडल करूंगा। उसने साफ कहा कि वह कैरेट को खुद डिफीट करेगा। साकी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे सौंप दी। डैश करने से पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जब वापस आएंगे तो सेलिब्रेशन करेंगे। कैरेट हंसी और अम्यूज्ड हुई। उसे मजा आ रहा ही था कि कोई ह्यूमन जो उसे स्क्रैच भी नहीं कर सका अभी पीछे खड़ा था। उसके लिए यूकी सिर्फ एक सैक्रिफिशियल पॉन था, लेकिन यूकी ने उसे करेक्ट किया। यह सैक्रिफाइस नहीं था, यह ट्रस्ट था। साकी, लिबर और विएंटो सब उस पर भरोसा करते थे। यही भरोसा था जिसकी वजह से वह यहाँ खड़ा था, और यही रीजन था कि वह जवाब देगा। कैरेट स्टिफ हो गई जब उसने यूकी के माना सर्ज को महसूस किया। उसे समझ नहीं आया कि एक ह्यूमन में मॉन्स्टर जैसी शक्ति कैसे हो सकती है। यूकी ने डिक्लेयर किया कि इस पल से वह मॉन्स्टर टीमर के रूप में लड़ रहा है। उसने कैरेट को वार्न किया कि यह सोर्ड टेक्निक किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। कैरेट जेन्युइनली शॉक्ड थी जब यूकी की ब्लेड उसके बॉडी में कट कर गई। उसने पूरी तरह उसकी स्किल को पढ़ लिया था। उसकी मूवमेंट्स और पावर फ्लो को एनालाइज करके यूकी ने कोई एनर्जी वेस्ट नहीं किया। हर मोशन परफेक्ट था। कैरेट तुरंत टेक्निक पे स्विच करती है और कैरेट क्यूर कट एक्टिवेट करती है। शेप देखकर उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि यूकी इसे पैरी नहीं कर सकता। वह उसे अनाइलेट करने वाली थी, लेकिन यूकी ने उसे चैलेंज किया, डेयरिंग हर कि क्या उसकी सोर्ड अभी भी रीच कर सकती है। वह कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन कैरेट ने गैप महसूस किया और तुरंत स्लैश का यूज किया। यूकी ने उसकी ओन हार्डनेस को उसके खिलाफ यूज किया। कैरेट पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हुई। यूकी ने स्ट्राइक किया और क्रिस्टल्स उसके बॉडी से स्कैटर हो गए। उसे यकीन नहीं हुआ, शुरू से ही उसे डैमेज हुआ था। अब कैरेट सच में समझी कि मॉन्स्टर टेमर की स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल होती है। यूकी ने अगेन ये डैमेज किया, जिससे वह फ्यूरियस हो गई।
लेकिन यूकी यहीं नहीं रुका। उसने और पावर रिलीज किया, अपनी ट्रू स्किल रिवील की। उसकी क्लास कर्स एक्टिवेट, वो स्क्यूएट हुई। कैरेट स्किल चेंज। कैरेट ने पॉलिश, कॉम्प्रेस और डेकोरेट किया। उसका बॉडी अब सबसे हार्ड, शार्प और सबसे ब्यूटीफुल गोलेम में ट्रांसफॉर्म हो गया। मास्टर डंजन की असली ताकत सामने आ गई थी। ह्यूमंस को क्रिस्टल्स में सील किया गया था, जहां से कैरेट मना एक्सट्रैक्ट कर रही थी। उसका प्लान सिंपल था, यूकी को ग्राइंड करना अंटिल वह बस एक छोटी सी रेत की कण की तरह रह जाए। उसकी कलेक्शन में उसकी कोई जगह तक न बन पाए। कैरेट का मैसिव हैमर लाइक आर्म यहां यूकी की तरफ स्लैम हुआ। उसकी कॉन्फिडेंस स्काई हाई थी। उसे यकीन था कि अब कोई उसे मार नहीं सकता। लेकिन यूकी ने उसकी ऑब्सेशन पर मॉक किया कि अपनी और सबऑर्डिनेट्स की साइज बढ़ाने की उसकी कोशिश बिल्कुल अनओरिजिनल थी। कैरेट कोल्ड रिप्लाई दी, जेम्स की वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो बड़े हों। यूकी ने काउंटर किया, स्किल मैटर्स, और ये जेम्स कितनी ब्यूटीफुली कट हैं वही रियल चीज है। फिर यूकी ने एक्टिवेट किया ब्लड पेडल ब्लेड। कैरेट फ्रीज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ह्यूमन में मॉन्स्टर जैसी स्किल कैसे हो सकती है। यूकी ने कहा, दिस इज माई ओन स्टाइल। सोर्ड्स उसकी चारों तरफ ब्लूम हुई, क्लोजिंग इन फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। कैरेट की बैरियर इंस्टेंटली शैटर्ड हो गई। ब्लेड्स रिलेंटलेसली स्लैश करने लगे। ब्लड स्प्रे हुआ, उसके बॉडी में कट्स पड़ने लगे। यूकी फाइनली रिलैक्स कर पाया। उसने जो गैम्बल लगाया था वो पे ऑफ हुआ। ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम हिज सोर्ड। उसे वेट फील हुआ। बैक टर्न करने के बावजूद उसे पता नहीं चला कि कैरेट अभी भी कॉन्शियस थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यूकी ने उसकी साइकिक सैक्रिफाइस जैसी एबिलिटी एक्सप्लॉइट की। यह स्किल इंसेनली पावरफुल थी, लेकिन कॉस्ट भी मॉन्स्ट्रस थी। कैरेट ने स्नीक अटैक लॉन्च किया, लेकिन यूकी इंस्टेंटली डिफ्लेक्ट कर दिया। उसने उसे वार्न भी किया, आई कैन सी थ्रू योर मूवमेंट्स। फिर कैरेट ने देखा कि यूकी का कुछ सटल पॉइंट था। ही वॉज नियरिंग हिज लिमिट। तब यूकी ने फिर से ब्लड पेडल ब्लेड यूज किया अपनी स्टाइल में। कैरेट कंफ्यूज थी, इतनी जल्दी फिर से क्यों? यूकी एडमिटेड, आई कांट मूव एनी मोर, आई नीड हेल्प। और तभी एक स्मॉल अडोरेबल बैट अपीयर्ड। वो मुस्कुराई। अर्लियर इनसाइड लीबर्स डंजन उन्होंने ऑलरेडी समझ लिया था कि यूकी ने इसे क्यों चूज किया। प्लान था सिंपल, यूज स्टोर्ड ब्लड। बैट की स्किल थी वैम्पिरिज्म, जो ब्लड अब्सॉर्ब करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती थी। ये स्किल मैसिव ब्लड डिमांड करती थी। यूकी न्यू कि अगर पहला स्ट्राइक फेल हुआ तो वह मॉर्टल डेंजर में होगा। सिर्फ एक मॉन्स्टर ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था। इसका मतलब सेकंड स्ट्राइक मस्ट लैंड। फर्स्ट अटैक यूज किया गया था उसका ओन ब्लड। वेंटो वरी कर रहे थे कि यूकी ब्रिंक ऑफ डेथ पर पहुंच सकता है, लेकिन यही यूकी का पॉइंट था, एपीएनई वीकनेस का यूज करके एनिमी को लोअर गार्ड करने के लिए। हिज प्लान वाज जीनियस, अपने खुद के वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर तक पहुंचना। और तभी वो क्यूट लिटिल बैट ने अपना काम किया। कैरेट फाइनली समझ गई, ये पूरा प्लान शुरू से यूकी का ही था। बैटल खत्म होते ही यूकी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, आई एम यूकी, अ मॉन्स्टर टैमर हु फाइट्स यूजिंग एवरीथिंग, एनिमीज और एलाइज अलाइक। उसने कैरेट को क्लीनली स्लाइस कर दिया। कैरेट चिल्लाई, मॉन्स्टर, और उसकी बॉडी हजारों जेम फ्रैगमेंट्स में टूट गई। यूकी कामली रिप्लाई किया, मैं ह्यूमन हूं, बस एक ह्यूमन जिसने डीमन किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब जब यूकी ने डंजन की पूरी पावर महसूस की, उसकी आंखें लिटरली आग जैसी जल रही थी। वो जान गया था कि उसने ऑलरेडी अपनी लिमिट पुश कर दी है। और फिर उसने डंजन की सारी मना अपने मार्किंग की तरफ अब्सॉर्ब करना शुरू किया। कुछ ही मोमेंट्स में वो कोलैप्स के कगार पर पहुंच गया। उसने सब कुछ लिबर पर ट्रस्ट कर दिया। सरप्राइजिंगली उसी समय साकी आ गई और उसे कैच कर लिया। उसे शॉक तब लगा जब उसने रियलाइज किया कि यूकी ने कैरेट को अकेले ही डिफीट कर दिया। यूकी इतना वीक था कि वो खुद खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो साकी ने उसे सपोर्ट किया। इसी बीच बाहर मीडिया जमा हो गया था। एक आदमी ए रैंक डंजन के बारे में अनाउंसमेंट करने वाला था। स्पेशल इंसिडेंट के कारण इन्वॉल्व पार्टीज को सीधे रिपोर्ट करना और पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करना था। रिपोर्टर्स लगातार फोटोज खींच रहे थे। फ्रंट पेज गारंटीड। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले एडवेंचरर का नाम पूछा गया। फेक डंजन पहले ही मैसिव न्यूज था, लेकिन यूएसपी सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट ने मिडिल एज्ड ऑफिशियल को भी इंप्रेस कर दिया। सकी को फ्रंट में बुलाया गया। जैसे ही क्राउड ने उसे देखा, सब चीयर करने लगे। व्हाइट फ्लैश जैसी ब्रिलियंस के साथ लोग उसकी एडमिरेशन कर रहे थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, डंजन कोलैप्स का खतरा कितना था? दूसरा रिपोर्टर, काया इंटेलिजेंट मॉन्स्टर आया था। साकी ने उन्हें काम टोन में शांत किया और कॉन्क्वेस्ट की आउटलाइन एक्सप्लेन की। डीप डाउन उसे पता था कि ये बड़ा हैसल था, लेकिन यूकी ने टास्क उसके शोल्डर्स डाल दिया था। जैसे ही यूकी को रिपोर्ट की डॉक्यूमेंट मिली,
उसने सब कुछ साकी को दे दिया और गायब हो गया। साकी ने सजेस्ट किया कि वो ट्रीटमेंट फिनिश होने तक रहे, लेकिन वो ऑलरेडी गॉन था। ये देखकर उसे क्यूरियोसिटी हुई, क्या बिजनेस यूकी के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी समय यूकी सीधे लीबर के डंजन पहुंचा और पहुंचते ही पूछ बैठा, रिजरेक्शन प्रोग्रेस कैसा है। मे ने टेरिफाइंग सर्ज ऑफ पावर अनलीश करते हुए कहा कि फाइनल स्टेज अभी फिनिश हो रही है। विएंटो तुरंत बोला, स्टॉप वॉचिंग। माना की ताकत ही इतनी थी कि यूकी की आंखें ऑलमोस्ट जलने वाली थीं। स्टैंडिंग वहां उसने फील किया कि पूरा वातावरण उसकी तरफ प्रेशर डाल रहा है, इतना कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मे ने एल्विना को बुलाया और कहा, ब्रेक टाइम ऑफिशियली ओवर। उसने वार्न किया कि नेदरवर्ल्ड में हमेशा रहना ऐसा कुछ है जिसे वो कभी फॉरगिव नहीं करेगी। जैसे ही उसने अप्रूवल ऑफ द आफ्टरलाइफ एक्टिवेट किया, चारों तरफ की माना चेन्स हिलने लगी। उसके तुरंत बाद एल्विना ने अपनी आंखें खोली। यूकी फाइनली रिलैक्स कर पाया जब उसने उसे खड़ा देखा। एल्विना ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा कि वह इतना रिलीव्ड क्यों दिख रहा है, और फिर समझ गई कि वेट, आई मस्ट हैव डाइड। यूकी ने कामली बताया, यूर बैक, यूर अलाइव। एल्विना ने पहले से ही हेडमेड की रिजरेक्शन के बारे में सुना था, लेकिन उसने अपनी डेथ को मीनिंगलेस माना था, इसलिए ये रिजल्ट उसे सरप्राइज कर गया। यूकी ने डीप साई लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सो ग्लैड यूर स्टिल फुल ऑफ एनर्जी। एल्विना ने ब्लिंक किया और क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, वेट, क्या ये सपोज टू बी एन अनडेड जोक था?